हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दीपक कुमार ठाकुर और आज मैं बात करने वाला हूँ कोलेलिथियासिस के बारे में। कोलेलिथियासिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कोले का मतलब होता है गॉल ब्लैडर और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन। मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो गया है तो उसे हम कोलेलिथियासिस टर्म यूज करते हैं। उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं कोलेलिथियासिस के ऊपर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोलेलिथियासिस होता क्या है। कैलकुलाई मतलब स्टोन और गॉल स्टोन, गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन। यूजुअली स्टोन पथरी यूजुअली फॉर्म इन द गॉल ब्लेडर फ्रॉम द सॉलिड कंस्टिट्यूट of bile. They are very greatly in size, shape and composition. जो गॉल ब्लेडर से सिक्रेट होने वाले जो बाइल है उसका सॉलिड जो है कंस्टिट्यूट बढ़ जाएगा, साइज के अंदर, शेप के अंदर और कंपोजिशन। मतलब जो साल्ट जो बाइल सीक्रेट हो रहा है गॉल ब्लेडर से वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ापन हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा। तो वो किसकी प्रोडक्शन निर्माण या फिर बनाएगा क्या, गॉल ब्लेडर स्टोन या फिर कैलकुला या गॉल स्टोन बनाएगा, जिसको हम कोलेलिथियासिस कहते हैं। इसकी प्रिवलेंस की बात करें तो कोलेलिथियासिस अफेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ वुमेन बाय द एज ऑफ 70 ईयर्स। लगभग 70 साल की उम्र तक 50% महिलाओं में यह हो जाता है कोलेलिथियासिस, गॉल ब्लेडर का स्टोन। पॉपुलेशन बेस्ड यदि मैं स्टडी की बात करूं तो चंडीगढ़, कुछ पार्ट्स ऑफ बिहार और यूपी जो उत्तर प्रदेश है इसमें हाई प्रिविलेंस रेट देखने को मिली है 7.4% के अप्रॉक्स। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी कि किस तरह से गॉल ब्लेडर स्टोन होता है। देयर आर टू मेजर टाइप ऑफ गॉल स्टोन, दोज कंपोज्ड प्रीडोमिनेंटली ऑफ पिगमेंट एंड दोज कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इसके जो है दो मेजर टाइप है गॉल ब्लेडर स्टोन के। पहला है द रिस्क ऑफ डेवलपिंग सच स्टोन इज इंक्रीज इन पेशेंट विथ सिरोसिस, हिमोलाइसिस, इन्फेक्शन ऑफ द बाइलरी ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा, पेशेंट जो है रिस्क पर है कि इस तरह के सच स्टोन इंक्रीज्ड, कि इस तरह के स्टोन जो है पेशेंट के अंदर बन सकते हैं जो सिरोसिस का है, जिसको लिवर सिरोसिस हो गया है, लिवर के अंदर स्कार का फॉर्मेशन हो गया है, हीमोलाइसिस हो गया है, ब्लड की कमी हो गई है या फिर ब्लड सेल्स का जो है डिस्ट्रक्शन हो गया है, इसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो गया है लिवर के अंदर या फिर जो लिवर जो बाइलरी ट्रैक्ट है उसके अंदर, तो वो व्यक्ति किस पर है, रिस्क पर है सिरोसिस डेवलप होने की। अब हम बात करते हैं पिगमेंट स्टोन कैन नॉट बी डिजॉल्व एंड मस्ट बी रिमूव सर्जिकली। जो पिगमेंट की वजह से जो स्टोन बनता है, पिगमेंट का मतलब होता है वर्णक जो गॉल ब्लेडर से सीक्रेट होता है। यदि किसी तरह का कोई पिगमेंट यदि बन गया है, उसकी वजह से किसी तरह का कोई स्टोन बन रहा है, तो वो डिजॉल्व नहीं होता है, वो रिमूव होता है सर्जिकली। इसका जो मैनेजमेंट है, जो इसका ट्रीटमेंट है, वो सर्जिकली रिमूवल है। इन गॉल स्टोन प्रोन पोजिशन प्रोन पेशेंट सॉरी गॉल स्टोन जो है प्रोन पेशेंट होती है, देयर इज डिक्रीज्ड बाइल एसिड सिंथेसिस एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर। जो गॉल ब्लेडर स्टोन है वो प्रोन पेशेंट, देयर इज इंक्रीज्ड बाइल एसिड सिंथेसिस। कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो प्रोन होते हैं, मतलब हाई रिस्क पर होते हैं, जिनके अंदर वो कौन कौन से पेशेंट हैं, डिक्रीज हो जाए बाइल एसिड का सिंथेसिस या फिर इंक्रीज हो जाए कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस इन द लिवर के अंदर, जिसका रिजल्ट आता है बाइल सुपर सेचुरेटेड, मतलब बहुत ज्यादा बाइल जो है ना गाढ़ापन हो जाएगा विथ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के साथ में, विच प्रिसिपेट आउट ऑफ द बाइल फ्रॉम स्टोन, जो क्या करेगा, फॉर्म करेगा स्टोन का। यदि किसी पेशेंट के अंदर बाइल एसिड का सिंथेसिस कम हो जाए या फिर कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस लिवर के अंदर बढ़ जाए, तो जिसका रिजल्ट आएगा जो बाइल है वो सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर, और जो क्या कॉज करेगा, स्टोन कॉज करेगा या फिर स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। स्टोन फॉर्मेशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन पीपल हु यूज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स, इस्ट्रोजन और क्लोफेरेट। ऐसे पेशेंट जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक्स यूज करते हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां आती है ओरल वो यूज करते हैं, इस्ट्रोजन थेरेपी लेते हैं या फिर इस्ट्रोजन का यूज करते हैं, और क्लोफेवरेट जो यूज करते हैं, इन पेशेंटों के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। अब हम बात करते हैं रिस्क फैक्टर की कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनमें रिस्क है डेवलप होने के गॉल ब्लैडर स्टोन। पहला है जिस पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है। यदि किसी पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो रहा है
तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट का जो सेल्स है उसके द्वारा जो क्लोराइड आयन होती है लिवर के अंदर उसका ढंग से ट्रांसफर नहीं किया जाता है इफेक्टली, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन डेवलप होता है। क्योंकि जो स्टोन बनता है वो क्लोराइड आयन के जमा होने से, एकत्रित होने की वजह से जो एक फॉर्म ले लेता है जिसको हम स्टोन्स बोलते हैं। दूसरा, किसी पेशेंट को यदि डायबिटीज हो रहा है क्योंकि फ्रीक्वेंटली यदि हैव हायर ट्राइग्लिसराइड लेवल, जिस पेशेंट के अंदर डायबिटीज हो रखा है उसके अंदर हायर जो है ट्राइग्लिसराइड का लेवल देखने को मिलेगा। और ये कैसा होगा? फ्रीक्वेंटली होगा, मतलब लगातार बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन वेट, यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसके वेट में जो है लगातार चेंजेज आ रहे हैं, क्योंकि जो बॉडी होती है उसकी मेटाबॉलिक फैट ड्यूरिंग रैपिड वेट लॉस इट कॉज द लीवर टू सीक्रेट एक जो एग्जैक्ट जो कोलेस्ट्रॉल है बाइल के अंदर विच कॉज कोलेस्ट्रॉल, मतलब यदि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक फैट ड्यूरिंग रैपिड वेट लॉस कॉज करता है लीवर से और सीक्रेट करता है क्या? कोलेस्ट्रॉल बाइल में, और ये कोलेस्ट्रॉल क्या होगा? कॉज कर देता है गॉल ब्लैडर स्टोन का। लो डोज एस्ट्रोजन थेरेपी कैरीज ए स्मॉल इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। यदि किसी पेशेंट के अंदर लो डोज एस्ट्रोजन थेरेपी वो पेशेंट ले रहा है, क्योंकि इंक्रीज एस्ट्रोजन क्या करेगा? इंक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल के सिक्रेशन को और डिक्रीज कर देता है बाइल साल्ट के सिक्रेशन को, जिसकी वजह से रिस्क होता है गॉल ब्लैडर स्टोन डेवलप होने के। ट्रांसफर विद द हाई डोज एस्ट्रोजन एग्जाम्पल इन प्रोस्टेट कैंसर। कोई पेशेंट हाई डोज एस्ट्रोजन ले रहा है तो उस पेशेंट के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गॉल ब्लैडर स्टोन भी हो सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, मतलब ऐसे क्या क्या लक्षण है जो हमें देखने को मिलेगा गॉल ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट में। इसका जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो है मे बी साइलेंट, सबसे पहले क्या होता है? साइलेंट होता है और प्रोड्यूसिंग नो पेन, किसी तरह का कोई दर्द नहीं करता। ओनली माइल्ड जीआई सिम्टम्स, कुछ जीआई सिम्टम्स दिखाएगा जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इस तरह का कुछ जो है नॉर्मल जो है जीआई सिम्टम्स शो करता है, माइल्ड वो भी। इसके बाद से वो क्या करता है? पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस। जो एपिगैस्ट्रिक लीवर रीजन होता है एब्डोमेन का, मतलब जो इसोफेगस से नीचे वाली रीजन जो होती है स्टमक के पास वाली, उसके अंदर क्या होगा? डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। सच एज, किस तरह से? फुलनेस, भरा हुआ सा लगेगा, मतलब पेट भरा हुआ सा लगेगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन सा लगेगा, पेट फूला हुआ सा लगेगा। वेग पेन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी का जो राइट अपर क्वाड्रेंट है उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सिम्टम्स देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, नोजिया और वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। अगला है पेन एंड बाइलेरी कोलिक। स्टोन प्रेजेंट हो जाता है सिस्टिक डक्ट और बाइल कॉमन डक्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइलेरी कोलिक बोलते हैं। इफ ए गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट द सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर स्टोन है यदि सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा तो गॉल ब्लैडर में बिकम डिस्टेंडेड। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर से किस में आएगा? सीक्रेशंस जो है सिस्टिक डक्ट में। यदि सिस्टिक डक्ट ब्लॉक हो गई तो गॉल ब्लैडर क्या हो जाएगा? डिस्टेंडेड हो जाएगा, फूल जाएगा, इन्फ्लाम्ड हो जाएगा और इवेंचुअली मतलब अचानक से इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में वो चेंज हो जाएगा। क्या होगा? जैसे गॉल ब्लैडर से जो सीक्रेशंस आगे बढ़ते हैं, आगे रुकावट आ गई तो पीछे क्या होगा? प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन होकर के चीज ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होगा? वहां पे डिस्टेंडेड जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो फूलेगा, डिस्टेंडेड होगा, इन्फ्लाम होगा और यहाँ पर यदि स्टोन गॉल जो बाइल साल्ट है रुका हुआ रहेगा तो उससे क्या होगा? इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। द पेशेंट डेवलप ए फीवर एंड हैव ए पाल्पेबल एब्डोमिनल वॉल। जैसे इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट में क्या आएंगे? सिम्टम्स आएंगे, फीवर और पाल्पेबल एब्डोमिनल मास। और जब हम पाल्पेट करेंगे एब्डोमिनल मास को तो वहां पे हमें क्या होगा? मास जो है एक एब्डोमिनल कैविटी में फील होगा। टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट ऑन डीप इंस्पायरेशन एंड प्रिवेंट फुल इंस्पायरेटरी एक्सकर्शन। टेंडरनेस फील होगा हमें राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जब पेशेंट जो है डीप इंस्पायरेशन करेगा, मतलब सांस को अंदर लेगा, या फिर फुल जो है एक्सपायरेटरी एक्सकर्जन करेगा, पूरा निकालेगा, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होगा? टेंडरनेस फील होगा। और जो राइट अपर क्वाड्रेंट है वहां पर भी क्या होगा? हमें टेंडरनेस फील होता है। इफ द गॉल स्टोन कंटिन्यूस टू ऑब्स्ट्रक्ट द डक्ट, यदि कंटिन्यू जो है गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट करता रहेगा डक्ट को तो वहां पर क्या होगा? एब्सकस का फॉर्मेशन हो जाएगा, पस का फॉर्मेशन हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, टिश्यू की डेथ हो जाएगा और परफोरेशन विथ जनरलाइज पेरिटोनाइटिस में रिजल्ट। और ये क्या कर देगा? परफोरेट कर देगा और ये क्या होगा? पेरिटोनाइटिस, पेरिनियम जो पेरिटोनियम कैविटी है उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? हमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा।
अगला जो सिम्टम्स है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस अकर इन फ्यू पेशेंट विथ गॉल ब्लेडर डिजीज। जॉन्डिस जो है होता है कुछ पेशेंट में जिनमें क्या हो, कोई गॉल ब्लेडर डिजीज हो। यूजुअली, कॉमनली हम बात करें, विथ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट। यूजुअली उन पेशेंटों, मतलब कॉमनली उन पेशेंटों में होता है जिनके अंदर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो, उस पेशेंट के अंदर जॉन्डिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। चेंजेज इन यूरिन एंड स्टूल कलर। यूरिन और जो स्टूल का कलर है, जो पेशाब का और जो स्टूल का कलर है, वो क्या हो जाएगा, चेंजेस देखने को मिलेगा। द एक्सक्रेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट बाय द किडनी गिव्स द यूरिन ए वेरी डार्क कलर। बाइल पिगमेंट जो है, बाइल के अंदर पिगमेंट और पिगमेंट क्या हो जाएगा, हायर सेचुरेटेड बाइल सीक्रेट होगा, और वो क्या करेगा, किडनी से जब एक्सक्रीट आउट होगा तो यूरिन का कलर जो है वेरी डार्क कलर हो जाएगा। विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल फ्लो इंटरफेयर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। ये पांच चार जो है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के। इन चारों के अंदर, मतलब इन चारों का क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट मैं बात करूं इसका, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा यदि बाइल फ्लो का, क्योंकि बाइल की वजह से जो है इनका एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल का। यदि बाइल का ढंग से फ्लो नहीं हो पाएगा तो जो ए, डी, ई के फैट सोल्यूबल विटामिन है इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इन विटामिन के बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलेगी, हमें कमी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स की, मतलब ऐसी कौन कौन सी जांचें हैं जो हम करते हैं पेशेंट के अंदर जिससे हमें पता चलता है कि इस पेशेंट के अंदर गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है। पहला आता है एब्डोमिनल एक्सरे। कभी भी स्टोन आए तो इसके लिए हम जो जांचें करते हैं वो एक्सरे करते हैं। एन एब्डोमिनल एक्सरे में बी ऑब्टेन टू एक्सक्लूड अदर कॉज ऑफ सिम्टम्स। एक जो एब्डोमिनल एक्सरे है वो हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, मतलब पेशेंट का कराते हैं। किसके लिए, सीन टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट। जो राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो टेंडरनेस आ रहा है उसको देखने के लिए, और जो हमें पाल्पेबल एब्डोमिनल मास मिल रहा है उसको देखने के लिए हम एब्डोमिनल एक्सरे करवाते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी कैन डिटेक्ट कैल्कुला इन द गॉल ब्लेडर और डायलेट कॉमन बाइल डक्ट विद 90% एक्यूरेसी होता है। पेशेंट के अंदर हम क्या करवा देते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, और अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा हम देख लेते हैं कि कहां पर कैलकुला है प्रोब की मदद से गॉल ब्लेडर के अंदर। अगला जो आता है रेडियो न्यूक्लियाइड इमेजिंग और कोलेसिस्टिग्राफी। कोलेसिस्टिग्राफी Cholecystography is used successful in the diagnosis of acute cholecystitis or blockage of a bile duct. ये क्या होता है कोलेसिस्टिग्राफी, रेडियो न्यूक्लियोटाइड जो इमेजिंग टेस्ट है, और ये किसके लिए करते हैं, गॉल ब्लेडर और बाइलरी ट्रैक्ट का करते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, मोर्फोलॉजी और फंक्शन देखते हैं बाइलरी ट्रैक्ट का। अगला आता है ओरल कोलेसिस्टोग्राफी। ओरल cholecystography is used if ultrasound equipment is not available or if the ultrasound result are non conclusive। यदि नॉन अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट है इनकंसल्सिव हो, या फिर हमारे पास अल्ट्रासाउंड अवेलेबल ना हो, तो हम ओरल कोलेसिस्टेक्टोग्राफी कर सकते हैं। ओरल कोलेसिस्टेक्टोग्राफी में क्या होता है, रेडियोग्राफिक स्टडी है ये गॉल ब्लैडर का, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और एक्सरे लिया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरली जो है पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडियम देंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, एक रनिंग एक्सरे हम क्रिएट करेंगे, मतलब एक लेंगे जिसको हम बोलते हैं ओरल कोलेसिस्टोग्राफी, और डायग्नोस करेंगे। डिटेक्ट गॉल स्टोन एंड असेस द एबिलिटी ऑफ गॉल ब्लेडर टू फिल, कंसंट्रेट इट्स कंटेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पेटी। किस तरह से गॉल ब्लेडर फिल होता है, गॉल ब्लेडर के अंदर जो साल्ट है, जो कंटेंट है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, किस तरह से गॉल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और कैसे वो इम्पेटी हो रहा है, कितना वो इम्पेटी हो रहा है, ये सब हम देखते हैं। अगला जो हमारे पास आता है डायग्नोसिस, एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियोटोग्राफी, ईआरसीपी के नाम से जानते हैं हम इसको। ये एक एंडोस्कोप की मदद से हम देखते हैं। एंडोस्कोप क्या होता है, एक फाइबर ऑप्टिक कैमरा होता है जिसको हम ओरली डालते हैं, इसोफेगस के थ्रू हम ले जाते हैं। दिस प्रोसीजर एग्जामिन द हिपेटोबाइलरी सिस्टम। ये प्रोसीजर जो है एग्जामिन किया जाता है हिपेटोबाइलरी सिस्टम का। वाई किसके द्वारा, ये साइड व्यूइंग फ्लेक्सिबल फायर ऑप्टिक एंडोस्कोप। जो साइड व्यूइंग, साइड से देखने वाला, फ्लेक्सिबल मतलब मुड़ने वाला, फाइबर का बना हुआ ऑप्टिक एंडोस्कोप जिससे हम देख सकते हैं, और नाम है उसके एंडोस्कोप, इंसर्ट थ्रू द इसोफेगस
टू द डिसेंडिंग ड्यूडेनम। इसोफेगस से हम इसको इंसर्ट मतलब ओरल से जाते हुए इसोफेगस से जाते हुए और जो डिसेंडिंग ड्यूडेनम है वहां तक हम इसको ले जाएंगे। किसको? जो हमारा एंडोस्कोप है, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक, इसको फ्लूरोस्कोपी। एंड फ्लूरोस्कोपी का मतलब होता है देखते हुए एक्सरे लेना। मतलब जैसे ये वाइड जार मतलब एंडोस्कोप हम ओरल के थ्रू जैसे इसोफेगस के थ्रू देख रहे हैं मॉनिटर पर, जो है हम स्क्रीन हमारे पास आ रहा है, फोटो हमारे पास आ रहा है और उसके हम एक्सरे लेती जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूरोस्कोपी। इसके अलावा एंड मल्टीपल एक्सरे आर यूज्ड, और मल्टीपल जो हम एक्सरे का यूज करते हैं ड्यूरिंग ईआरसीपी टू इवेलुएट द प्रेजेंस एंड लोकेशन ऑफ डक्टल स्टोन, कि कौन से डक्ट के अंदर स्टोन्स हुआ है, क्या लोकेशन है उसकी, कहां प्रेजेंट है, कितनी बड़ी स्टोन्स है, इन सबको देखने के लिए जो हम एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोग्राफी करते हैं। अगला जो हमारे पास डायग्नोसिस आता है वो आता है परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी। परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी, ए लॉन्ग थिन नीडल इंसर्ट थ्रू द स्किन योवर लीवर एंड बाइल डक्ट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक थिन जो पतली नीडल को इंसर्ट करेंगे, किसके थ्रू? द स्किन योवर लीवर एंड बाइल डक्ट। स्किन के थ्रू कहां तक इंसर्ट करेंगे हम? लीवर तक, राइट अपर क्वाड्रेंट में। During this procedure, a contrast medium is injected into one of the bile duct in the liver and X-ray are the taken। इस प्रोसीजर के दौरान हम क्या करेंगे, उस निडल के मदद से कॉन्ट्रास्ट मीडियम जो इंजेक्टेड कर देंगे, पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाल देंगे और इसके बाद से जो है हम लीवर के अंदर कॉन्ट्रास्ट डालें और उसका क्या करेंगे, हम एक्सरे ले लेंगे। दे कैन आल्सो टेक सैंपल्स, इसकी मदद से हम बायोप्सी भी ले सकते हैं और कोई एबनॉर्मल लुकिंग एरियाज को भी देख सकते हैं। और भी कोई एबनॉर्मल लुकिंग एरियाज हमें दिख रहे हैं तो हम उसको भी देख सकते हैं इसकी मदद से, और हम क्या कर सकते हैं, बायोप्सी भी ले सकते हैं। दिस स्टाइल प्रोसीजर इज परफॉर्म अंडर मॉडरेट सीडेशन। ये एक स्टाइल प्रोसीजर होता है और ये किसकी वजह से किसमें होगा, मॉडरेट, ये पेशेंट को सीडेशन रखेंगे या फिर पेशेंट हु हैज बीन फास्टिंग। यदि कोई पेशेंट फास्टिंग है तो पेशेंट आल्सो रिसीव द लोकल एनेस्थीसिया देकर या फिर मॉडरेट सीडेशन देकर जो हम ये एक स्टाइल प्रोसीजर है इसको हम परफॉर्म करते हैं। इट इज आल्सो यूजफुल, इसका हम और भी यूज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेटिंग द जीआई सिम्टम्स ऑफ ए पेशेंट हुज गॉल ब्लेडर हैज बीन रिमूव। उन पेशेंट के अंदर जिनके जीआई सिम्टम्स हमें कोई ना कोई दिख रहा है और उसका गॉल ब्लेडर जो है हम रिमूव कर चुके हैं उन पेशेंटों में। लोकेटिंग स्टोन्स विथ इन द बाइल डक्ट, यदि स्टोन का जो लोकेशन है मुझे बाइल डक्ट में लग रहा है तो डायग्नोस्टिक कैंसर इन्वॉल्विंग द बाइलरी सिस्टम, कैंसर को डायग्नोस करने में यदि वो कैंसर कहाँ हो, बाइलरी सिस्टम में हो तो। अगले हम बात करते हैं आगे मेडिकल मैनेजमेंट। यदि हमें गॉल ब्लैडर स्टोन कंफर्म हो गया तो उसकी हम किस तरह से मैनेजमेंट करेंगे, किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। इफ पॉसिबल टू रिमूव द कॉज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस, सबसे पहले हमें क्या करना है, यदि पॉसिबल है, यदि जरूरी है, फिर जरूरी तो नहीं कह सकते, पॉसिबल मतलब संभव है, यदि संभव है तो हम रिमूव कर सकते हैं कॉज ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस क्यों हुआ है उसकी कॉज को ही हम खत्म कर देंगे यदि संभव है तो। Most of the non-surgical approaches provide only temporary solution to the gallbladder stones problem। यदि कोई गॉल ब्लेडर के अंदर कोई स्टोन हो गया है तो उसका टेम्परेरी सॉल्यूशन नॉन सर्जिकल अप्रोच है। उसका परमानेंट यदि सॉल्यूशन की बात करें तो सर्जरी है। अब हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल एंड सपोर्टिव थेरेपी की। इसकी वजह से किस तरह से हम कोलेसिस्टाइटिस वाले पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं। पेशेंट शुड अवॉइड एग, क्रीम, पोर्क, फ्राइड फूड्स, चीज, राइस ड्रेसिंग, गैस फॉर्मिंग वेजिटेबल्स एंड अल्कोहल। पेशेंट को हमें बोलना है किसके लिए, अवॉइड करने के लिए, किस किस को, एग्स को, क्रीम को, पोर्क को, फ्राइड फूड को, चीज को, जो हमारे पास रिच ड्रेसिंग है उसको, गैस फॉर्मिंग जो वेजिटेबल्स है इसको, और अल्कोहल को। मेक श्योर योर डाइट इज हाई इन फाइबर। हमें जो पेशेंट का डाइट है उसमें क्या होना चाहिए, फाइबर डाइट हाई होना चाहिए। दिस कैन बी फाउंड इन बीन्स, जो हमें कहाँ मिलने को मिलेगा हाई फाइबर डाइट, बीन्स के अंदर, पल्सेस दाल के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। ईट हेल्थी डाइट, पेशेंट को हेल्थी डाइट खिलानी है लाइक फिश ऑयल एंड ओलिव ऑयल टू हेल्प योर गॉल ब्लेडर कंसंट्रेट एंड इम्पैटी ऑन ए रेगुलर बेसिस। जो गॉल ब्लेडर हो कॉन्ट्रैक्ट हो रेगुलर बेसिस पर और रेगुलरली जो हो वो इम्पैटी हो, इसके लिए हमें क्या होगा, फिश ऑयल या ओलिव ऑयल जो है हमें पेशेंट को खिलानी है यदि पेशेंट ले सकता है तो।
दूसरा जो हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ओरल डिसोल्यूशन थेरेपी आता है। यूरोसोडिलिक मतलब ये क्या है, उर्सोडियोल लिंक, एक्टिगोल और चिनोडियोल लिंक चैनिक्स आर मेडिसिन, ये दोनों मेडिसिन है और ये दोनों मेडिसिन डेट कंटेन बाइल एसिड, इन दोनों मेडिसिन का जो कंटेन है वो क्या है, बाइल एसिड है, और डेट कैन ब्रेक अप गोल स्टोन, और ये दोनों मेडिसिन क्या करेगा, ब्रेकअप कर देता है गोल ब्लेडर स्टोन्स का, इसके अंदर बाइल एसिड होती है। दीज मेडिसिन वर्क बेस्ट टू ब्रेकअप स्मॉल कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, यदि छोटे साइज की गॉल ब्लेडर का स्टोन है तो ये मेडिसिन ओरल जो डाइल्यूजनल थेरेपी है, ये जो दो मेडिसिन का नाम है, ये दोनों मेडिसिन जो है पेशेंट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन्स हो रहा है इसको निकालने का काम करता है, ब्रेकअप करने का काम करता है। 6 to 12 month of therapy is required in many patient to dissolve stone, ये एक लंबी थेरेपी चलती है, मतलब 6 से लेकर के 12 महीने तक यदि इस थेरेपी की रिक्वायर्ड होती है तो पेशेंट के अंदर जो छोटे छोटे साइज की जो गोल स्टोन्स होती है इसको ब्रेकअप करके रिमूव कर दिया जाता है, डिजोल्व कर दिया जाता है। तीसरी यदि हम थेरेपी या फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाई के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। द पेन ऑफ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में बी सो सीवियर, बहुत ज्यादा दर्द करता है कोलेसिस्टाइटिस का पेन एक्यूट कंडीशन में, डेट एनाल्जेसिक मेडिकेशन आर रिक्वायर्ड, जिसके लिए हमें एनाल्जेसिक वे मेडिसिन होती है जो हमें दर्द से रिलीफ दिलाती है, तो ऐसी मेडिसिन की हमें रिक्वायर्ड पड़ती है, जरूरत पड़ती है। और सबसे जो हार्ड एनाल्जेसिक हम यूज करते हैं वो मॉर्फिन करते हैं। द यूज ऑफ मॉर्फिन ट्रेडिशनली बीन अवॉइडेड, लेकिन हमें क्या करना है, इसको मॉर्फिन को अवॉइड करना है, बिकॉज क्योंकि कंसर्न दैट इट कुड कॉज स्पाज्म ऑफ द स्पिंटर ऑफ ओडी, जो स्पिंटर ऑफ ओडी है इसको ये क्या करेगा, स्पाज्म कर देगा इसके अंदर, और जैसे ही स्पिंटर ऑफ ओडी बंद होगा तो फिर क्या होगा, बाइल रुक जाएगा, इस वजह से हमें जो है मॉर्फिन नहीं देना है पेशेंट के अंदर। ऑल ओपियोइड स्टिमुलेट द स्पिंटर ऑफ ओडी टू सम डिग्री, सभी जो ओपियोइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं स्पिंटर ऑफ ओडी को, लेकिन जो मॉर्फिन होता है ये क्या करता है, जो स्पाज्म कर देता है किसके अंदर, स्पिंटर ऑफ ओडी के अंदर। अगली जो ट्रीटमेंट है नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल स्टोन, बिना किसी सर्जरी के रिमूव करना गॉल ब्लेडर स्टोन को। पहला आता है डिजॉल्विंग गॉल ब्लेडर स्टोन, गॉल ब्लेडर स्टोन को किस तरह से जो है डिजॉल्व कर सकते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्यूजन बना देते हैं मोनो ऑक्टाइन और मिथाइल टर्सरोब्यूटाइल ईथर सॉल्वेंट का, और ये गॉल ब्लेडर में डाल देते हैं और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, गॉल ब्लेडर स्टोन्स को रिमूव करते हैं। सेवरल मेथड हैव बीन यूज्ड टू डिसॉल्व गॉल ब्लेडर स्टोन्स बाय द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन क्या होता है, एक इन्फ्यूजन पंप होता है, उसकी मदद से 0.5 0.2 2 ml 25 ml 30 ml जो हम आईवी फ्लूइड में हम मेंटेन नहीं कर सकते वो रेट हम इन्फ्यूजन पंप से जो है मेंटेन करते हैं। ऑफ ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट है ये कौन कौन सा, ये जो दो साल्ट है इन दोनों, एक तो एमटीबी और मोनोऑक्टेनोइन, ये दोनों साल्ट को गॉल ब्लेडर के अंदर एडमिनिस्टर कर सकते हैं इन्फ्यूजन के थ्रू, और ये क्या करेगा, डिजॉल्व कर देगा गॉल ब्लेडर स्टोन को। दूसरा आता है स्टोन रिमूवल बाय इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टोन का रिमूवल करेगा किसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू। ये सेकेंड प्रोसीजर इन्वॉल्व द यूज ऑफ ईआरसीपी, आपने पढ़ा था एंडोस्कोपी वाला, ईआरसीपी एंडोस्कोप। आफ्टर द एंडोस्कोप इज इंसर्टेड, जब हम एंडोस्कोप को इंसर्ट कर देंगे ओरल से होते हुए इसोफेगस से होते हुए वो जो फ्लेक्सिबल जो कैमरा था उसको, और एक कटिंग इंस्ट्रूमेंट इज पास, उसी के थ्रू हम क्या करेंगे, कट करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको भी हम पास कर देंगे थ्रू द एंडोस्कोप, एंडोस्कोप के द्वारा इनटू द एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर तक, ये एम्पुला ऑफ वेटर कहाँ है, कॉमन बाइल डक्ट में यहाँ तक पहुंचा देंगे, और इट में बी यूज टू कट, और इसका यूज हम करेंगे कट करने के लिए जो गॉल ब्लेडर स्टोन है इसको। अगला जो हमारे पास आता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, शॉक वेव नाम से ही कंफर्म हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव थेरेपी ESWL और लिथोट्रिप्सी हैज बीन यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब टुकड़ों में करना, फ्रेगमेंट करना ऑफ गॉल ब्लेडर स्टोन का। ECSWL इज ए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये क्या एक नॉन सर्जरी ट्रीटमेंट है, डेट यूज शॉक वेव, इसमें अंदर हम यूज क्या करेंगे, शॉक वेव का यूज करेंगे टू ब्रेक डाउन या फ्रेगमेंट, ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए द गॉल स्टोन, गॉल ब्लेडर स्टोन्स को, इफ दे आर लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यदि गॉल ब्लेडर स्टोन की साइज 2 सेंटीमीटर से कम है तो हम यूज करेंगे ECSWL टेक्निक्स का।
और इसके थ्रू से हम शॉक वेव दे करके जो गॉल ब्लैडर स्टोन है इसको हम फ्रेगमेंट कर देंगे और ब्रेक डाउन कर देंगे। अगला आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। ये तो था नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। पहला पढ़ते हैं हम प्री ऑपरेटिव मीजर। पेशेंट का किसी भी सर्जरी करने से पहले कुछ प्री ऑपरेटिव मीजर्स होती है, वो कौन कौन से जो है प्री ऑपरेटिव मीजर्स हैं। सबसे पहला आता है चेस्ट एक्सरे, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देखो ई सी जी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। LFT लीवर फंक्शन टेस्ट may be performed in addition to imaging study of the gallbladder। यदि किसी पेशेंट का हमें सर्जरी करना है गॉल ब्लैडर स्टोन को रिमूव करने के लिए, तो सबसे पहले प्री ऑपरेटिव ऑपरेशन से पहले हमारे पास पेशेंट का एक्सरे होना चाहिए चेस्ट का, ईसीजी होना चाहिए, LFT होना चाहिए और कुछ इमेजिंग स्टडीज होना चाहिए, जैसे कहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन है, किस टाइप का है, कितनी डायमीटर है, ये सब हमारे पास होना चाहिए। विटामिन के में बी गिवन इफ द प्रोथ्रोम्बिन लेवल इज लो। विटामिन के लीवर के अंदर होता है और यदि प्रोथ्रोम्बिन लेवल लो आ रहा है तो पेशेंट को हमें विटामिन के एडमिनिस्टर करना है। एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को हमें एजुकेट करना है एंड देयर फैमिली मेंबर फॉर द सर्जरी। और सर्जरी के लिए हमें पेशेंट को और उसके फैमिली मेंबर को बताना है कि कौन से टाइप्स का सर्जरी होना है, इस सर्जरी में क्या होना है और किस तरह से रिमूव करना है, इस सर्जरी के बाद रिस्क क्या है, सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये सब हमें पेशेंट को बताना है, एजुकेट करना है। अगला जो सर्जरी आता है हमारे पास लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी इज द स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी फॉर सिम्प्टोमेटिक गोल स्टोन। जो सिम्प्टोमेटिक जो गोल स्टोन होता है उनके अंदर जो हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी करते हैं परफॉर्म। बिफोर द प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया इज गिवन। जो जीए होता है जनरल एनेस्थीसिया भी कई तरह का होता है, जनरल एनेस्थीसिया मेनली और लोकल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया जिस साइड को, जैसे इस साइड पे हम कर रहे हैं ऑपरेशन इसी साइड को करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया हम फुल बॉडी को हम कर देते हैं सीडेड। तो हम बात करेंगे यहाँ पर जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दे देते हैं बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी को। लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी इज परफॉर्म थ्रू ए स्मॉल इंसिजन, एक छोटी सी कट से, और पंचर या फिर पंचर कर सकते हैं मेड थ्रू द एब्डोमिनल वाल एट द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के ऊपर एब्डोमिनल वाल पर जो है पंचर करके या फिर स्मॉल इंसिजन लगा करके। द एब्डोमिनल कैविटी इज इंसोलिफेड इंसुफ्लेटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड न्यूमोपेरिटोनियम। जो न्यूमोपेरिटोनियम है इसके अंदर जो हम पेशेंट को क्या करेंगे, एब्डोमिनल कैविटी में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देंगे, उससे हम क्या करेंगे एब्डोमिनल कैविटी को डिस्टेंडेड कर देंगे, जो क्या करेगा न्यूमोपेरिटोनियम मतलब एक साइड में हम बना देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल्की होती है इसको हम भर देते हैं, इंसल्फ्लेटेड कर देते हैं। द फाइबर ऑप्टिक स्कोप इज इंसर्टेड थ्रू द स्मॉल अम्बलाइकल इंसिजन। जहां पर हमने एक इंसिजन लगाई है यहाँ पर, वहां से हम क्या करेंगे जो फाइबर ऑप्टिक जो स्कोप है इसको हम क्या करेंगे इंसर्ट कर दें। ऑप्टिक मतलब देखने वाला, स्कोप मतलब स्कोप जो जैसे माइक्रोस्कोप होता है उस तरह का स्कोप, ऑप्टिक स्कोप, फाइबर मतलब फाइबर्स का बना हुआ। द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन आफ्टर लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी इज द बाइल डक्ट इंजरी। इसका जो कॉम्प्लिकेशन है मोर कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या हो इंजरी हो जाए, विच मे बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड एट द टाइम ऑफ द प्रोसीजर। और हमें ध्यान रखना है यदि किसी पेशेंट के अंदर बाइल डक्ट इंजरी हो गया तो उसे हमें सर्जरी के टाइम ही आइडेंटिफाई करना है और उसको करेक्ट करना है। लेप्रोस्कोपिक मेनली में होता है क्या है बताओ मैं आपको, एक फाइबर ऑप्टिक हम कैमरे लेते हैं, फाइबर्स का जो है एक ऑप्टिक कैमरा लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं जहां पे हमने जैसे इंसिजन लगाया, जैसे यहाँ पर मैंने इंसिजन लगाया, यहाँ से हम क्या करेंगे वो फाइबर ऑप्टिक जो केबल है उसको डाल देंगे, उसमें क्या होगा कैमरा होगा ऑप्टिक वर्ड है तो, और वो स्कोप हमें दिखाता रहेगा, जो हमारा मॉनिटर है उसमें हमें दिखता रहेगा कैमरा कहाँ गया, और उसके थ्रू जो है हम जो गॉल ब्लैडर स्टोन है उसको कट डाउन कर देंगे। अगला आता है कोलेसिस्टेक्टोमी। एक कोलेसिस्टेक्टोमी, इन कोलेसिस्टेक्टोमी द गॉल ब्लैडर इज रिमूव, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है थ्रू एन एब्डोमिनल इंसिजन आफ्टर द सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी आर लाइगेटेड। मतलब सबसे पहले हम गॉल ब्लैडर स्टोन, जो गॉल ब्लैडर स्टोन है इसको हम क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं एब्डोमिनल कैविटी से इंसिजन बनाकर, और इसके बाद जो सिस्टिक डक्ट है और जो आर्टरी है उसको हम क्या कर देते हैं लाइगेट कर देते हैं। In some patient, a drain is placed close to the gallbladder bed and brought out through the puncture wound if there is a bile leak। हम कुछ पेशेंटों में क्या करते हैं ड्रेन
प्लेस्ड कर देते हैं उस साइड पर जहां से हमने जो गॉल ब्लैडर है उसका रिमूव किया है, और वो पंचर कर देते हैं वुंड को। इफ देयर इज बाइल ब्रेक, यदि बाइल जो है ब्रेक हो रहा है तो हम उस साइड को क्या कर देते हैं, पंचर कर देते हैं। मतलब हम पेशेंट के अंदर क्या करेंगे, ड्रेन लगा देंगे, और वो ड्रेन क्या करेगा, जो भी वहां पर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है उस सबको आ जाएगा, ड्रेन डब्बा होती है उसमें आ जाएगा। ड्रेन नेगेटिव प्रेशर पर होती है और नॉर्मल प्रेशर पर होती है। ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीरोसेंगुइनियस फ्लूइड, मतलब ब्लड और जो फ्लूइड होती है वो दोनों यदि मिक्स होकर आए, जो इसको हम सीरस फ्लूइड बोलते हैं, सीरोसेंगुइनियस फ्लूइड ड्रेन इन द इनिशियल 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी, आफ्टरवर्ड द ड्रेन इज रिमूव। लगभग 24 घंटे तक जो है कुछ मात्रा में जो है सीरोसेंगुइनियस फ्लूइड मतलब ब्लड और कुछ जो सीरस फ्लूइड है वो क्या हो जाता है, ड्रेन होता है, बाहर आता है। इसके बाद जो है हम उस ड्रेन को हटा देते हैं। The drain is typically maintained if there is excessive oozing or bile leakage. ड्रेन को जो हमें मेंटेन करके रखना होता है, यदि ओजिंग ज्यादा हो रहा है मतलब ब्लड ज्यादा आ रहा है या फिर बाइल का लीकेज हो रहा है तो ड्रेन को हमें मेंटेन करके रखना है। द बाइल डक्ट इंजरी इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्टेक्टोमी में जो है बाइल डक्ट इंजरी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये स्मॉल इंसिजन कोलेसिस्टेक्टोमी, छोटी सी कट लगा करके कोलेसिस्टेक्टोमी करना। स्मॉल इंसिजन कोलेसिस्टेक्टोमी द सर्जिकल प्रोसीजर, एक सर्जिकल प्रोसीजर है इन विच द गॉल ब्लेडर इज रिमूव। इसमें क्या होगा, हम गॉल ब्लेडर को रिमूव करेंगे थ्रू ए स्मॉल एब्डोमिनल इंसिजन। किसके थ्रू, छोटी सी एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, एब्डोमिनल कैविटी पर छोटी सी कट लगा करके हमें जो गॉल ब्लेडर है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। दिस प्रोसीजर इज controversial because it limits exposure to all involved biliary structure। ये क्या है, कंट्रोवर्शियल होता है, मतलब बहुत कम इसको हम करते हैं, एक लिमिट्स होती है इसके, क्योंकि इसमें जो एक्सपोजर जो होती है वो बहुत कम होता है biliary स्ट्रक्चर का, इसलिए जो हम ये प्रोसीजर बहुत ही कम यूज में कर लेते हैं। अगला आता है हमारे पास कोलेडक्ट सिस्टेक्टोमी। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व मेकिंग एन इंसिजन इन द कॉमन डक्ट। जो कॉमन डक्ट है इसके ऊपर हम इंसिजन बना देते हैं यूजुअली फॉर रिमूवल ऑफ स्टोन, और वहां से हम क्या कर लेते हैं, स्टोन का रिमूवल कर लेते हैं। ये जो मैं आपको अलग अलग सर्जरी बता रहा हूँ, ये सर्जरी डिपेंड करता है कि ये स्टोन कहाँ है, स्टोन का साइज क्या है, स्टोन कहीं फंसा हुआ तो नहीं है, बाइल डक्ट का कंसंट्रेशन क्या है, गॉल ब्लेडर का लोकेशन क्या है, स्टोन का असली लोकेशन क्या है, इन सब चीजों पर ये जो सर्जरी है सारा निर्भर करता है। अगला जो सर्जरी है वो है सर्जिकल कोलेसिस्टेक्टोमी। कोलेसिस्ट का मतलब आप गॉल ब्लेडर, और ओस्टोमी का मतलब क्या होता है, ओपनिंग करना। मतलब ये एक माइनर प्रोसीजर होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इन्फेक्टेड फ्लूइड को गॉल ब्लेडर से ड्रेन करने के लिए। जैसे गॉल ब्लेडर पर हम क्या करेंगे, छोटी सी इंसिजन लगा देंगे और इससे हम क्या कर देंगे, एक ओपनिंग बना देंगे ओस्टोमी का मतलब, और वहां से जो फ्लूइड है उसको हम क्या कर लेंगे, जो फ्लूइड है फिर जो स्टोन्स बाहर आ सकते हैं उनको हम क्या कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। अगला जो 7वां सर्जिकल प्रोसीजर है परक्यूटेनियस कोलेसिस्टोस्टोमी। परक्यूटेनियस मतलब प्लेसमेंट ऑफ ए ड्रेनेज कैथेटर, मतलब एक हम प्लेस कर देते हैं क्या, ड्रेनेज कैथेटर। एक इसमें हम क्या करेंगे, कैथेटर लगा देंगे, कैथेटर मतलब प्लास्टिक का पाइप लगा देंगे हम, और उससे हम क्या कर लेंगे, जो फ्लूइड है इन्फेक्टेड उसको हम क्या कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे। लेकिन ये क्या होता है, परक्यूटेनियस होता है, मतलब सुपरफिशियल होता है। अब हम आगे बात करने वाले नर्सिंग मैनेजमेंट की। जैसे हमने मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ा, सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा, डाइटरी मैनेजमेंट पढ़ा, ओरली मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक इसी फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा, नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ा, नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ा, अलग अलग तरह के। ठीक इसी तरह से नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, प्लानिंग और गोल्स क्या है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या और इवेल्युएशन क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्यूट पेन रिलेटेड या फिर डिस्कम्फर्ट, एक्यूट पेन हो या फिर पेशेंट जो है डिस्कम्फर्ट हो, रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू हाई एब्डोमिनल सर्जिकल इंसिजन। एक्यूट पेन हो रहा हो पेशेंट को या फिर डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, किसकी वजह से, सर्जिकल इंसिजन की वजह से, या फिर किसकी वजह से, गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो पा रहा है। अब किसी पेशेंट का कहीं पर इंसिजन लगा दिया एब्डोमिनल कैविटी पर, इंसिजन लगाने की वजह से क्या होगा, जैसे इंस्पायर्ड एक्सपायर्ड करेगा, एक्सपेरिशन और इंस्पायरेशन करेगा तो जो सर्जिकल साइट है, जो सूचर है, उस पर प्रेशर लगेगा और उससे वजह से उनको क्या होगा, पेन होगा। हाई एब्डोमिनल जो सर्जिकल इंसिजन होता है इनमें ज्यादातर देखने को मिलेगा ये। दूसरी जो डायग्नोसिस है वो है इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू अल्टर्ड बाइलरी ड्रेनेज आफ्टर सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद जो स्किन का इंटीग्रिटी है वो खराब हो जाना, जो स्किन का इंटीग्रिटी ये होती है वो क्या हो जाना, खराब हो जाना, या फिर मेंटेन नहीं रह पाता है। इसकी वजह से जो है बाइलरी, ये क्यों होता है,
बाइलरी ड्रेनेज, जो बाइल का जो ड्रेन हो रहा है, जैसे हमने कहीं पर ड्रेन सिस्टम लगा दी, ड्रेन लगा दिया, अब वो ड्रेन दिखता रहेगा, जैसे यहाँ से ट्यूब लगा दी, यहाँ पे जैसे मैंने ड्रेन लगा, ड्रेन से यहाँ से क्या होगा, ट्यूब निकाल देंगे बाद, अब वो ट्यूब पेशेंट को दिखता रहेगा, इससे क्या वो इरिटेट होता है, और इरिटेट होकर क्या होगा, इसका जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन होता है कहीं ना कहीं। अगला जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है वो है बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनएडिक्वेट बाइल सिक्रेशन। पेशेंट के अंदर इनएडिक्वेट बाइल सिक्रेशन हो रहा है, इसलिए हमें पेशेंट को क्या देना है, बैलेंस जो है बॉडी को न्यूट्रिशन देना है। Deficient knowledge about self-care activities related to incision care, dietary modification, medication, and reportable sign and symptoms, example fever, bleeding, vomiting। मतलब पेशेंट के अंदर जो डेफिसिट नॉलेज हो रहा है, नॉलेज कम है, उसको हमें बढ़ाना है और हमें पेशेंट को बताना है कि किस तरह से वो इंसिजन का केयर करे, जो साइड पे इंसिजन आया है उसका। डाइटरी मॉडिफिकेशन, वो अपने डाइट को किस तरह से मॉडिफाई करे, मेडिकेशन कौन कौन से लेने हैं, उसके साइड इफेक्ट क्या है, किस टाइम में लेने हैं, वो पेशेंट को एजुकेट करना है। रिपोर्टेबल साइन एंड सिम्टम, यदि पेशेंट को फीवर दिखे, ब्लीडिंग दिखे, किसी तरह का वोमिटिंग हो, तो पेशेंट को कैसे रिपोर्ट करना है, हमें कब बतानी है पेशेंट को, ये समय पेशेंट को एजुकेट करनी है। अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। कोलेसिस्टेक्टोमी, ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा, लीवर के अंदर विटामिन के बनता है, विटामिन के प्रोथोमिन का काम करता है। जीआई सिम्टम्स में भी रिलेटेड टू बाइलरी लीक और इंजरी टू द बॉवेल में देखने को मिलता है। अगले हम बात करते हैं प्लानिंग एंड गोल्स, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए और क्या नर्सिंग का गोल्स होना चाहिए। गोल फॉर द पेशेंट इंक्लूड रिलीफ ऑफ पेन, सबसे पहले हमें पेन में रिलीफ दिलाना है। एडिक्वेट वेंटिलेशन, पेशेंट को वेंटिलेशन प्रॉपर देना है। इंटैक्ट स्किन एंड इम्प्रूव बाइलरी ड्रेनेज, हमें पेशेंट की जो स्किन है उसको इंटैक्ट रखना है और इंप्रूव करना है बाइलरी का जो ड्रेनेज हो रहा है उसको। ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल इंटेक, जितनी जरूरत है उतनी हमें पेशेंट को न्यूट्रिशनल इंटेक करवानी है। एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह का किसी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं आने देना है। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ केयर रूटीन, और पेशेंट का जो सेल्फ रूटीन केयर है उस पर हमें क्या करना चाहिए, पेशेंट को अंडरस्टैंडिंग करवानी है। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले रिलीविंग पेन, पेन को रिलीव करवाएंगे। इंप्रूव करेंगे रेस्पिरेटरी स्टेटस, जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी स्टेटस उसको इंप्रूव करेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन पेशेंट को देंगे। मेंटेन करेंगे स्किन इंटेग्रिटी एंड प्रोटेक्ट, जो प्रमोट करेंगे बाइलरी ड्रेनेज को। इंप्रूव करेंगे न्यूट्रिशनल स्टेटस को। मॉनिटर और मैनेजिंग करेंगे, जो कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको हम या तो मॉनिटर करते रहेंगे, कैसा कॉम्प्लिकेशन है, कब कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, और जैसे कॉम्प्लिकेशन हुआ तो उसको किस तरह से मैनेज करना है वो करना है। एजुकेट करना है पेशेंट के अबाउट सेल्फ केयर, खुद के केयर के बारे में पेशेंट को हमें एजुकेट करना है। कंटिन्यूटी एंड ट्रांजिशनल केयर, कंटिन्यूटी लगातार जो है हमें पेशेंट को ट्रांजिशनल केयर देना है। ट्रांजिशनल क्या क्या होता है, सपोर्ट गिव टू द पेशेंट व्हेन दे मूव फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज ऑफ डिजीज, या फिर ट्रीटमेंट, जब कोई पेशेंट एक फेज से दूसरे फेज में जाता है तो हमें उस पेशेंट को जो हेल्प की जरूरत होती है वो हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है इवेल्युएशन, हम किस तरह से इवेल्युएशन करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। रिपोर्ट डिक्रीज पेन, यदि हमें रिपोर्ट्स देखेंगे और यदि डिक्रीज पेन हो गया तो डेमोस्ट्रेट करेंगे एप्रोप्रिएट रेस्पिरेटरी फंक्शन, अचीव करेगा यदि पेशेंट फुल रेस्पिरेटरी एक्सर्शन विथ डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो एक्सिबिट नॉर्मल स्किन इंटीग्रिटी अराउंड बाइलरी ड्रेनेज साइट, जहां से बाइलरी ड्रेनेज साइट है वहां पर जो स्किन की इंटीग्रिटी नॉर्मल है, तो ऑब्टेन रिलीफ फ्रॉम डाइटरी इंटॉलरेंस, हमें ऑब्टेन करेंगे पेशेंट को डाइटरी इंटॉलरेंस तो नहीं है। एब्सेंस ऑफ कॉम्प्लिकेशन, किसी तरह का नॉर्मल वाइटल साइन आ रहा है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, पेशेंट का वाइटल साइन तो नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, पल्स नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी पैटर्न नॉर्मल है, टेम्परेचर पेशेंट का नॉर्मल है, तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, इवेलुएट करते हैं कि हमारा पेशेंट ठीक है और हम उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगेन थैंक यू।